आज की नामांकन रैली में मंच पर विराजमान सभी राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण में आप सभी के चरणों में एक साथ में प्रणाम निवेदित कर देता हूं। आप सभी को प्रणाम। सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा मित्र, माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बस संक्षिप्त में अपनी बात करने के लिए आया हूं और मैं अपना मित्र धर्म निभाने के लिए आया हूं। मैं कैलाश चौधरी जी बचपन से साथ में बड़े हुए, मैं गायन के क्षेत्र में चला गया, कैलाश चौधरी जी राजनीति में चले गए। मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके अपने जीवन को खड़ा किया और कैलाश चौधरी जी ने भी अपने जीवन को बहुत संघर्ष करके इस जीवन को खड़ा किया। एक बार फिर एक अवसर आया है कि मैं अपने मित्र धर्म की बात को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस मंच पर खड़ा हूं। इन दिनों में बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंच रही है। युवा लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जब हम सेल्फी लेते हैं तो कई बार हमारा जो फोटो है, हमारी शक्ल है, वो सेल्फी में हमको लगती है कि थोड़ी काली आ रही है। कई बार लगता है कि जरा मैं खूबसूरत हूं, उतना नहीं आ रहा, या फिर कई बार ये होता है कि मैं जितना खूबसूरत नहीं हूं उससे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे जाऊं। घूमते रहो मित्रों, पिछले 3-4-6 महीनों में राजस्थान में कुछ ऐसी हवाएं चली कि मैं मोबाइल के माध्यम से जो मैं हूं नहीं, मैं लोगों को वो दिखाने का प्रयत्न करूं, और उस प्रयत्न में बहुत सारे युवा लोग जो हैं वो एक गलत दिशा में, एक गलत रास्ते पर, एक भरमाने की दिशा में जाना शुरू हुए। चिंता ये होती है कि 65 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन को तोड़कर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय देश की जो परिस्थितियां थी, देश की जो स्थितियां थी, 65 वर्षों में उन लोगों ने जो नहीं किया, 10 वर्षों में वो कैसे संभव हो गया? वो संभव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इच्छा शक्ति के कारण से हुआ है, क्योंकि हमने ये निर्णय किया था। ताली बजाओ तो थोड़ी उठा के बजाओ, पिट पिट मत करो। 500 वर्षों के राम मंदिर का सपना, हजारों लोगों का शहादत, हजारों लोगों का बलिदान, और प्रभु श्री राम को हमने 2024 की जनवरी की 22 तारीख को पूरे विश्व के सामने धूमधाम के साथ में भगवान को अपने सुंदर विग्रह में उस भवन में विराजमान किया। 370 का कलंक जिसको धोने की कोई अपेक्षा वर्षों तक नजर नहीं आ रही थी, एक दिन सुबह 11 बजे आपने अपनी टीवी शुरू की और अचानक से टीवी पर न्यूज की कि भारत सरकार ने 370 धारा कश्मीर के लिए सदा के लिए कश्मीर से सदा समाप्त कर दी। सीएए नाम का कानून बहुत सालों से लंबित था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सीएए क्या है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिनको पता नहीं है वो हाथ खड़ा करो। धन्यवाद। बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत से सटे हुए जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ में षड्यंत्र होते हैं, उनके साथ में अत्याचार होते हैं, और वो अपना सब कुछ परिवार, खेत, गहना गांठा, अपने घर छोड़कर भारत की धरती पर आए। लेकिन बहुत सालों से उनके भारत में उनको नागरिकता नहीं मिली, उनको उनका वोटर कार्ड नहीं बना, उनका राशन कार्ड नहीं बना, और ये एक ऐसा मसला था जो पिछले बहुत सालों से लंबित थे, जिनको हम पाक विस्थापित कहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे उन हिंदू भाइयों की चिंता की कि मेरे देश में, ये भारत की धरती है, इस भारत की धरती पर जो व्यक्ति आया, इस धरती में उसको मां करके, इस मां के रूप में उस व्यक्ति को अपनाया। तो जो प्रताड़ित हो गए पाकिस्तान में, उन मुस्लिम, उन विदर्भी लोगों के अत्याचार को, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षित रखने के लिए जो लोग भारत आए, परंतु भारत में भी उनके साथ में ऐसी स्थिति, तो देश के प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था लागू करके तुरंत उनको भारत की नागरिकता दी जाए।
हमारे यहां पर जितनी भी सुविधा है वो मेरे उन हिंदू भाइयों को होनी चाहिए। मित्रों, बहुत सारी चीजें इस देश में बदल रही है और बहुत सारी भरमाने की शक्तियां भी आपके पास में आएगी। बहुत सारे युवा लोग बरगलाएंगे, परंतु ये 10 वर्ष की तपस्या है। हमने तीसरे इस चरण में कदम रखना है, क्योंकि भारत पूरे विश्व की आर्थिक शक्ति में तीसरे नंबर की शक्ति बन चुका है और 5वें नंबर की शक्ति, और हम चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था, और वो अगले टर्म में निश्चित हो चुकी है। लेकिन यदि हमने चुप कर दी तो हमारे पूर्वजों ने गलती की, उसका दंड 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 वर्ष नहीं, उसका दंड हमने 60 वर्षों तक, यानी एक एक पीढ़ी खत्म हो गई, एक एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी की आयु हो गई। लेकिन मित्रों, उन गलतियों को मिटाने के लिए देश में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो मोदी के नाम से हमने स्थापित की, और आज यहां से आगाज होगा, यहां से शुरुआत होगी, और ये शुरुआत शुभ बेला में हुई है। इसलिए ये बाड़मेर जैसलमेर अपने आप में सीमावर्ती भाग है, बहुत सारी जिम्मेदारी इस सीमावर्ती जिलों पर है, और इस जिले पर सीमा के जो प्रहरी है, हमारा सांसद जो है वो इतना बड़ा देशभक्त व्यक्ति चाहिए। हमारा सांसद, हमारा व्यक्ति दिल्ली में जाके इस बॉर्डर की समस्याओं को उठाने में सक्षम हो। मैंने कैलाश जी के जीवन को बहुत करीब से देखा है। 6 महीने पहले मैं दिल्ली था, एक दिन रात्रि का वक्त था, लगभग 7 बजे का समय था, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि 7 बजे मैं मिलूंगा, लेकिन उस दिन ही रात को 10:30 बजे वहां आए। मैंने कहा भाई साहब क्या? बोले कि केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का कुछ तय किया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में राजस्थान के अपने क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को लगभग मुआवजा दिया जाएगा। मैंने कहा कैलाश जी इसमें तो 2-2.5 हजार भी नहीं मिलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं, मैं अपने माता पिता की कसम लेके कहता हूं, माता रानी भटियाणी का बड़ा भक्त हूं, बाबा रामदेव जी महाराज का बड़ा भक्त हूं। मैं इन देवी देवताओं की सौगंध खा के कह रहा हूं कि रात को उस समय के इनके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री तोमर साहब के साथ में बैठकर 546 करोड़ रुपए किसानों के खाते में इन्होंने सैंक्शन करवाए, और मित्रों उसके तीसरे दिन आपके खाते में, किसी के खाते में 65,000, किसी के खाते में 55,000, ये किसान निधि जो है आप तक पहुंची है। तो ये जो संकल्प है, कई लोग अभी इन दिनों मजाक में कहते हैं कि कैलाश जी ने क्या करवाया। जोधपुर से बाड़मेर रेल लाइन का विद्युतीकरण का कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाया था क्या? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? पठानकोट से कांडला तक जो रास्ता ट्रक ड्राइवर 36 घंटे, पूरी 36 घंटे रात दिन करके जब वो पहुंचते थे, उनकी गाड़ियों के टायर भी फट जाते थे, डीजल भी जलता था। पठानकोट से कांडला का 6 वे एक्सप्रेस वे, ये भारतमाला का कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो मोदी ने बनाया। किसने बनाया? तो मित्रों, मोदी जी ने अपने परिवार को, उनकी मां का स्वर्गवास हुआ पिछले दिनों, आपको पता वो सिर्फ बैठने गए, जैसे पराया आदमी कैसे बैठने जाता है, एक कंधा देने के लिए गए, और कंधा देने के बाद तुरंत अपनी दिल्ली अपने कार्य में, अपने काम के लिए पहुंच गए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस देश के लिए आहूत किया है, उस व्यक्ति को कमजोर कैसे पड़ने दोगे आप लोग? 1-2 लोगों के बरगलाने से आप कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हो? और मित्रों, कोई जीत भी गया निर्दलीय, सरकार तो मोदी की बनने वाली है। तो पार्टी का व्यक्ति जब जीतेगा तो वो अपने काम को धाक से वहां पर करवा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बहुत सारी विडंबनाओं से बिखरना होगा आपको, और ये बुजुर्ग बैठे हैं, आपको अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, एक बार आशीर्वाद दे दो आप ऐसे करके। एकनाथ चौधरी, हम आत्मा से तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ेंगे। ऐसे लोग मेरे साथ में बोल देना, भारत माता की, अर्पित कर दो तन मन।